दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। उन्हें मुक्ति मिल गई का दूसरा भाग। कहानी को समझने के लिए पहला भाग जरूर सुनिएगा। कहानी सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। छोटा सा आकाश ढूंढने का प्रयत्न करेगी जहाँ उससे या उसकी भावनाओं से खेलने वाला कोई ना हो। पूजा अपने घर जा नहीं सकती थी क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता अपने सम्मान की दुहाई देते हुए उसे परिस्थितियों से समझौता करने के लिए कहेंगे। वहाँ रहकर भी उसे चैन नहीं मिलेगा। अतः उसने अपनी मित्र दीपा के घर जाने का निर्णय कर लिया। दीपा उसकी ऐसी सखी थी जिसकी मित्रता पर उसे नाज था, जो उसके सुख दुख की न केवल साथी रही थी वरना उसने ऐसे क्षणों में भी उसका साथ दिया जब वह जिंदगी से हार मान कर बैठी थी। शायद ऐसे ही मित्रों के लिए किसी ने कहा है, इंसान भले ही हजारों मित्र बना ले पर एक ऐसा तो मित्र बनाकर दिखाए जो उसका साथ हजारों वर्षों तक निभाए। वह दीपा के घर रहकर ही नौकरी की तलाश करने लगी। माता पिता को जब पता चला तो उन्होंने आकर खूब खरी खोटी सुनाई, पर वह अपने निर्णय पर अड़िग रही। उसका दृढ़ निश्चय देखकर वे उसे कभी अपना मुंह न दिखाने का निर्णय सुनाकर वहाँ से चले गए। दिल तार तार हो गया था। क्या व्यक्ति की नाक इतनी ऊंची होती है कि मुसीबत के क्षणों में भी वह अपने कोप जाय से संबंध तो तोड़ सकता है, पर उसके मनोबल को टूटने से बचाने हुए उसको सहारा नहीं दे सकता। उस समय दीपा ने उसके आत्मविश्वास को टूटने से बचाते हुए न केवल उसका मनोबल बढ़ाया वरना नौकरी दिलवाने में भी भरपूर मदद की। उसने बीबीए किया था, एमबीए में उसका दाखिला भी हो गया था, पर उसी समय दादी की बहन अपनी ननद की मित्र के लड़के का रिश्ता लेकर आई। उसके माँ पिताजी को यह रिश्ता इतना पसंद आया कि उन्होंने उसके विरोध को दरकिनार कर पढ़ाई तो तुम बाद में भी कर सकती हो का आश्वासन देकर उस पर विवाह के लिए दबाव बनाया। आखिर उसे अपनी सहमति देनी पड़ी थी। जिंदगी ने जब उसे दोराहे पर खड़ा किया तब उसकी मित्र दीपा के अतिरिक्त उसकी पढ़ाई ही काम आई। कुछ प्रयासों के पश्चात एक कंपनी में उसे सेल्स मैनेजर की नौकरी मिल गई और उसे गोंडा छोड़कर यहाँ इस अनजान शहर लखनऊ में आना पड़ा। सच, जिंदगी भी न जाने कितने खेल खिलाती है। जीवन रूपी शतरंज की बिसात पर आदमी तो सिर्फ एक मोहरा है जिसे समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी चालें चलनी पड़ती है। कि सोच में डूब गई बेटी। थैंक यू दादी, आज तो भूल ही गए हैं। अगली बार मशीन में धो लूँगी। नीलिमा जी का ममत्व भरा स्वर सुनकर मन के बिहार जंगल से बाहर निकलते हुए उसने कहा, क्या कहा दादी? सच, तेरे मुंह से दादी सब बहुत अच्छा लग रहा है और रिश्ते तो छूट गए, कम से कम इस रिश्ते को फिर से जी लूं। कहते हुए उन्होंने आंखें पोंछी तथा फिर कहा, अच्छा आज तेरी छुट्टी है, मैं सरसों का साग और मक्के की रोटी बना रही हूँ, तू भी आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। कम से कम इस रिश्ते को पुनः जी लूं। दादी के कहे वाक्य ने पूजा के दिल में हलचल मचा दी थी। इस समय उनसे कुछ और पूछा कहकर वह उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। पता नहीं क्यों उस समय वह भी उसे अपनी ही तरह बेचारी और एकाकी लगी। सच तो यह था कि वह आज से पहले उनके कहने के बावजूद उन्हें दादी नहीं कह पाई थी। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा शब्द उन्हें इतनी खुशी दे जाएगा। अब उसने निश्चय कर लिया था कि अब से वह उन्हें
दादी कहकर ही पुकारेगी। उसका एकाकी मन भी किसी का साथ चाह रहा था, अतः दादी के आग्रह को उसने स्वीकार कर लिया। वह हाथ से रोटी बनाने लगी। थप थप की आवाज़ के साथ रोटी को बढ़ते हुए देख सोचने लगी कि अगर इंसान के मन में साहस और विश्वास है तो उम्र उसकी राह में रोड़ा नहीं बनती, वरना दादी की उम्र में तो कुछ लोग बिस्तर से उठना ही नहीं चाहते। फिर भी उससे रहा नहीं गया तथा उनके पास जाकर कहा, अब आप बैठिए दादी, रोटी मैं बना देती हूँ। तेरे हाथ रोटी की फिर किसी दिन खा लूँगी। आज मेरे हाथ की मक्के की रोटी खाकर देख, बस बन ही गई है, तू खा, मेरा इंतज़ार मत करना। मक्के की रोटी गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। मैं स्वयं के लिए बनाकर तेरा साथ देने आ जाऊंगी। रोटी पर घी लगाकर उन्होंने उसकी प्लेट में रोटी रखते हुए कहा। उनके हाथ की साग रोटी खाकर अनजाने ही उसे अपनी दादी की याद आ गई थी। वह भी ऐसे ही सबको अपने सामने बिठाकर गर्मा गर्म रोटी खिलाती थी। मेरी पोती शिखा को भी सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत पसंद थी। अचानक दादी ने कहा, क्या हुआ था उसे? शिखा के बारे में जानने की उत्सुकता को पूजा रोक न पाई तथा पूछ बैठी। शिखा एक अच्छी नृत्यांगना के साथ अच्छी कलाकार भी थी। उसने कई स्टेज प्रोग्राम भी दिए थे। उसका सपना फिल्मों में काम करने का था। इस शहर में उसका सपना पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी एक टीवी सीरियल में काम करने के लिए एक विज्ञापन निकला। उसके ऑडिशन के लिए तारीख नियत हुई। उस नियत तिथि पर वह ऑडिशन के लिए गई। कई राउंड के पश्चात उसका चयन हो गया तथा उसे सीरियल में काम करने के लिए मुंबई बुलाया गया था। उसके साथ ही विराज नाम के लड़के का चयन इसी ऑडिशन के द्वारा उस टीवी सीरियल के लिए हुआ था। शिखा विराज को मुझसे मिलाने लाई। उससे बात करने पर पता चला कि उसका भी बचपन से सपना फिल्मों में काम करने का रहा है। टीवी सीरियल तो उसके लिए मुंबई में पैर जमाने का प्रयास भर है। वह बीई कर रहा था। सीरियल के लिए बीई की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का निर्णय कर उसने अपने माता पिता को नाराज कर दिया था। वह चाहता था कि अपने इस कैरियर को उन बुलंदियों तक ले जाए जिससे उसके माता पिता की नाराजगी दूर हो जाए। न जाने क्यों उस लड़के की सच्चाई और जिजीविषा मुझे भा गई। मैं शिखा को अकेले मुंबई नहीं भेजना चाहती थी। बचपन से उसकी एक एक इच्छा पूरी करने की कोशिश की थी। पंकज और सीमा शिखा के माता पिता की प्लेन क्रैश में मृत्यु के पश्चात वही मेरे जीवन का मकसद बन गई थी। मैं अपने स्वार्थ के लिए उसकी ख्वाहिश को रोक कर उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहती थी। अपनी बात जब विराज के सामने रखी तो उसने सहजता से कहा, दादी अगर आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं तो शिखा को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं शिखा को कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा तथा उसे उसकी मंजिल तक पहुँचाने की हर संभव कोशिश करूँगा। मेरी और शिखा की मंजिल एक ही है। हम अवश्य कामयाब होंगे। शिखा को अकेले विराज के साथ भेजना मेरे संस्कारी मन को स्वीकार नहीं हुआ। शिखा की आंखों में मैंने विराज के लिए चाह देखी थी, अतः एक विचार मन में आया। अपना विचार जब मैंने उनके सामने प्रकट किया तो वे दोनों ही चौंक गए। दादी, विवाह? मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं। क्या आपने शिखा से पूछा तो नहीं? शिखा की ओर देखते हुए मैंने कहा, फिर यह कैसे संभव है? कहते हुए विराज ने भी शिखा की ओर देखा। संभव है, मैं अपनी पोती को अच्छी तरह जानती हूँ।
सच तो यह है कि उसकी चाहत को पहचान कर ही मैं यह निर्णय लेने का साहस कर पाई हूँ। अंधेरे में तीर चलाते हुए मैंने कहा था, विवाह अभी उचित नहीं होगा, पहले हमें अपना मुकाम हासिल कर लेने दीजिए। विराट ने मेरी पेशकश सुनकर कहा, दादी, विराट ठीक कह रहे हैं, पहले हम अपना मुकाम तो हासिल कर लें। शिखा ने विराज का समर्थन करते हुए कहा, बेटी, जब तुम दोनों की राहें एक हैं फिर इनकार क्यों? फिर अब तो तुम दोनों को मुंबई में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल ही गया है। कम से कम मेरे मन में कोई दुविधा या संशय तो नहीं रहेगा। बेटा, तुम तो मेरे मन की दुविधा समझ सकते हो। कहो तो मैं तुम्हारे माता पिता से कहकर बात आगे बढ़ाऊं। आखिर विराट ने उसकी पेशकश मान ली। विराज के माता पिता से बात की तो उन्होंने बेरुखी प्रदर्शित करते हुए विराज से किसी प्रकार का संबंध रखने से साफ मना कर दिया। विराज मायूस हो गया था। वह अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना विवाह नहीं करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि जब वह सफल होगा तब उसके माता पिता न केवल उसे माफ करेंगे वरना शिखा को भी अपना लेंगे। स्थिति मनोनुकूल होने के लिए वह समय चाहता था। उस समय मैं अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने विराज की भावनाओं की भी परवाह नहीं की तथा विराज को किसी तरह मनाकर धूमधाम से शिखा का विराज से विवाह कर दिया। विराज उसे मुंबई लेकर चला गया। भरे मन से मैंने उन्हें विदा किया तथा मुंबई पहुंचते ही सूचना देने के लिए कहा। उन्होंने मुंबई पहुंचकर मुझे फ़ोन के द्वारा सकुशल पहुंचने की सूचना दी तथा कहा कि अभी वे एक होटल में रुके हैं, जल्द ही स्थायी निवास की व्यवस्था कर सूचना देंगे। उसके पश्चात कई दिनों तक शिखा और विराज की कोई खबर न आने पर मुझे चिंता होने लगी थी। उन दिनों मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था कि घंटे घंटे पर खबर रखी जा सके। बताए होटल के नंबर पर फ़ोन किया तो पता चला कि ये लोग 4 दिन पूर्व ही वहाँ से चले गए थे। कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने टीवी सीरियल वालों को फ़ोन किया। उन्होंने बेरुखी से कहा कि मुंबई पहुंचकर उन्होंने हमसे संपर्क तो किया था। हमने उन्हें स्टूडियो में आकर मिलने के लिए कहा पर न तो वो आए न ही उनकी कोई खबर ही आई है। उन्हें काम नहीं करना था तो पहले सूचित कर देते, कम से कम हमारा समय तो बर्बाद नहीं होता। कुछ समझ में नहीं आया तब मैं उनका पता लगाने मुंबई गई। क्या इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढ पाना संभव था? आखिर जब तक पता नहीं चल जाता वहीं रुकने का फैसला किया। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा दी पर फिर भी कुछ पता नहीं लग पा रहा था। एक दिन अखबार पलट रही थी कि गुमशुदा कलम में एक शव को देखते ही चीख निकल गई। शिखा का शव था। लिखी खबर से पता चला कि उसे किसी ने मारकर समुद्र के किनारे फेंक दिया था। साथ ही उस पर बलात्कार के निशान भी पाए गए। किसी तरह स्वयं को संभालकर पुलिस स्टेशन गई। शव लगभग 1 हफ्ते पुराना था। उसका पंचनामा करवाकर अंतिम क्रिया की और खाली हाथ लौट आई। शायद तुम समझ सको बेटी कि उस समय मैंने स्वयं को कितना अकेला महसूस किया होगा। पहले बेटा, बहू और फिर पोती मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। पर कहते हैं जब तक सांस है तब तक तो जीना ही पड़ता है। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और वह लड़का विराज, वह भी नहीं मिला। पता नहीं उसने ही शिखा को मारा या वे दोनों ही किसी साजिश के शिकार हुए। विराज के माता पिता से उसके बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा वह तो हमारे लिए उसी समय मर गया था जब उसने हमारी इच्छा के विरुद्ध अपना कैरियर चुना था। जब उसे हमारी परवाह नहीं है तो हम ही उसकी परवाह क्यों करें।
पता नहीं इंसान इतना संवेदनहीन अमानुष कैसे हो जाता है कि अपनी एक अवज्ञा पर अपने खून से ही नाता तोड़ देता है। आंसू पोंछते हुए उन्होंने भरी आवाज में उत्तर दिया, बेटा एक बात कहूँ? जी दादी। बेटा मेरी शिखा तो साजिश का शिकार होकर अपनी मंजिल नहीं प्राप्त नहीं कर पाई, पर तुम अपना हर कदम फूंक फूंक कर उठाना तथा अपने लिए एक छोटा सा आकाश तलाश कर ही रहना। मुझे लगेगा मेरी शिखा मुझे वापस मिल गई। उनकी कहानी तो उससे भी दुखद थी, पर उनकी जिजीविषा तथा उनकी उसके प्रति सोच उसके लिए प्रेरणा बन गई थी। वह अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थी, अतः उसने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के उद्देश्य से पत्राचार द्वारा MBA करने का निश्चय ही नहीं किया, वरना पढ़ाई भी प्रारंभ कर दी। इसके साथ ही दोस्तों कहानी आगे सुनेंगे पार्ट 3 में। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्ते।